Unit number 3 is mainly important for us for the 12 marker. ठीक है? Tomorrow we're going to deal with how to answer those. But unit number 3 is about government interventions and all the things that we've done so far. अब उसके अंदर government की interventions की क्या-क्या tricks हैं which we need to, you know, use and किसका क्या impact आता है. तो फर्स्टली हम बात करते हैं नंबर वन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस. सबसे पहले हाउ डू यू स्टार्ट? यू डिफाइन व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. थोड़ा सा सिंस एक स्टूडेंट ने बोला कि रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी नो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर. ठीक है. रिग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि whether it takes a large percentage of your income or whether it takes a smaller percentage when your income changes. तो हम कहते हैं कि अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो जो तुम पे एवरेज टैक्स रेट लग रहा है वो गिरना शुरू हो जाता है. और अगर तुम्हारी इनकम कम है या गिर रही है तो तुम पे जो एवरेज टैक्स रेट है वो बढ़ता है. तो हमने इसको एग्जांपल ऐसे दिया था कि फॉर एग्जांपल अब आई थिंक तुम्हारे कोर्स के अंदर एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स का फर्क नहीं है, ऑल्दो मैंने पढ़ाया है. बट आई थिंक अब तुम्हारे कोर्स के अंदर ये दो डिस्टिंक्शंस नहीं है इस वक्त तक. A2 में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है और वो है कितने का, 290 रुपए पर लीटर. और इस 290 के अंदर जो असल में 90 रुपए है वो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं कि वेदर तुम एक अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, तुम्हें ये 90 रुपए का टैक्स पे करना है. तो जब तुम अमीर आदमी की इनकम के साथ इस 90 को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा एवरेज टैक्स रेट कम आएगा. ठीक है, बिकॉज यू हैव अ लॉट मोर इनकम एंड 90 रुपए ऑफ योर टोटल इनकम इज नेग्लेजिबल. लेकिन जो एक गरीब आदमी लो इनकम वाला 90 रुपए पे करेगा तो उसकी एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से दे गोना एंड अप पेइंग मोर. तो हर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है क्योंकि आप एक परसेंटेज या एक स्पेसिफिक रुपीज अमाउंट लगा देते हो. अब वो ये नहीं देखता कि ये अमीर खरीद रहा है कि गरीब खरीद रहा है. तो दोनों बंदे खरीद रहे हैं तो उनकी इनकम के हिसाब से जो है रिग्रेसिव है ये. और ये इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस इनइक्वालिटी बढ़ाता है. ठीक है. दूसरी चीज फ्रॉम द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तुमको नेक्स्ट चीज क्या आनी चाहिए फॉर ऐसे पर्पसेस. 8 मार्क का भी ऐसे बनता है इस पे और 12 मार्क का भी ऐसे बनता है. द ऐसे ऑन द आइडिया कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो उससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बर्डन्स को क्या इफेक्ट आता है. तो मैं पहला एक जनरल डायग्राम कर लेता हूँ. दिस इज द डिमांड, दिस इज द सप्लाई. आपका ये करंट इक्विलिब्रियम है. बल्कि इनफैक्ट मैं इसी में कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को भी घुसा देता हूँ. ठीक है, एक साथ ही पूरी चीज को डील करते हैं. इनफैक्ट ये डायग्राम, यही वाला डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, इसको पक्का करो. हमने कहा टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, सप्लाई का ऊपर जाता है. कितना ऊपर जाएगा? जितने से टैक्स लगेगा. ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, जो हम कहते हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस, एनी क्वांटिटी के ऊपर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये टैक्स अमाउंट रिप्रेजेंट करता है. टैक्स रेट कह लो, ये वैसे रुपीस के अंदर होता है, प्राइसिंग टर्म्स में होता है. तो टैक्स लगने की वजह से हमारा एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है. ये हमारा एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारी नई क्वांटिटी हो गई. क्लियरली इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से क्वांटिटी में, कंजम्पशन में कम आया. वन ऑफ द रीजंस फॉर टैक्सेशन हम क्या कहते हैं, इज डिस्करेजमेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स. तो डीमेरिट गुड्स के लिए ये रिग्रेसिव काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है. फिर आप बोलते हो ठीक है जी, देखा प्राइसेस बढ़ गई. ये देखो प्राइस पीओ से P1 पे चली गई. कंज्यूमर के लिए तो नुकसान हो गया. प्लस कंज्यूमर कम क्वांटिटी खरीदेंगे, कंज्यूमर के लिए नुकसान हो गया.
फिर हम बात करते हैं, अच्छा जी टैक्स कितनी अमाउंट का लगा है। नए इक्विलिब्रियम पे वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं। ये आपका टैक्स रेट है, जस्ट लाइक व्हाट वी मेंशन्ड ओवर हियर ऑन द राइट। ये टैक्स रेट है। इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है, वी स्पेंड टाइम, इफ यू रिमेंबर, कि ये लाइन यहाँ पे हमने इस तरह से बनाई थी, जस्ट टू शो कि P1 से लेके P2 तक टैक्स रेट है। जितने से प्राइस चेंज हुई थी वो कंज्यूमर का बर्डन था, क्योंकि ये टैक्स का हिस्सा कंज्यूमर की जेब से जा रहा है और ये वाला हिस्सा जो है वो प्रोड्यूसर की जेब से जा रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने कहा कि जी इक्वल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बर्डन्स हैं। ठीक है, लेट मी हाईलाइट 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमने इसके अंदर कुछ क्लैरिटीज मांगी थी कि भाई बताओ ये एरियाज जो है ये क्या क्या सिग्निफाई करता है। तो from the area's point of view, a few things. Area original consumer surplus जो था, let me move this a little on the side. जो original consumer surplus था before tax, that was 1 plus 2 plus 3. Area below the demand curve and above the price, right? और producer surplus जो original था वो था 4 plus 5 plus 6. But what has happened after tax? After tax, consumer surplus जो है वो कम हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस में रिडक्शन आ जाती है और वो सिर्फ एरिया 1 पे हो जाता है। एरिया 2 और 3 जो है लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है। तो योर कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया 1। योर प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? प्रोड्यूसर को ये प्राइस मिली P1, Q1 की क्वांटिटी बेची, एरिया अबव द सप्लाई कर्व, बिलो द प्राइस 246। बट होल्ड ऑन, 246 उनको मिला, लेकिन उसमें से 2 और 4 तो गवर्नमेंट लेके चली गई, तो बचा सिर्फ 6, राइट? तो ये तुम्हारा बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस बचा, छोटा सा, नॉट टू मच। प्रोड्यूसर सरप्लस गिर जाता है, या सो दिस एरिया राइट हियर, एरिया 6, प्रोड्यूसर सरप्लस। फिर क्योंकि ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो बनी नहीं, जो पहले कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में सरप्लस शेयर हो रहे थे, उसको हमने बोल दिया ये तो डेड वेट लॉस हो गया, ये तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारा इसका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर। इसके अंदर देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस को जो है हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल सप्लाई कर्व से ही, इसीलिए जब हम सब्सिडी के साथ भी करेंगे तो यही करेंगे। व्हाट यू डू, यू गाइस डू इज, जब हम बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं that above the supply curve and below the market price, तो फिर जब सप्लाई शिफ्ट होके यहाँ जाता है तो बोलते हो अच्छा ये प्राइस है और ये सप्लाई कर्व है। नो, वी कंपेयरिंग इट टू द ओरिजिनल, कि ओरिजिनल के हिसाब से जो है क्या सिचुएशन है। लेट मी डू इट वन मोर टाइम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अब मैं थोड़ा सा इलास्टिक इन इलास्टिक के कॉन्सेप्ट के साथ करता हूँ। इमेजिन, राइट, इमेजिन कि आप जो प्रोडक्ट है वो, उसकी डिमांड इन इलास्टिक है और इसकी सप्लाई इलास्टिक है, a lot more flatter। अब किस पे बर्डन आएगा? ठीक, who's gonna take more burden? तो हम डायग्राम बनाएंगे। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, पीओ इनटू क्यूओ करोगे तो रेवेन्यू भी निकल आएगा। सॉरी, लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल ऑन द साइड। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इनडायरेक्ट टैक्स लगा, व्हाट्स गोना हैपन? सप्लाई कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स। कितना टैक्स लगाना है तुम्हारी मर्जी है। वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स रेट होता है, नया इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज वेयर द प्राइस इज नाउ, P1, और क्वांटिटी गिर के कहाँ आ गई? Q1। हु बेयर्स मोर बर्डन? देख लेते हैं। पहले तो टैक्स रेट आइडेंटिफाई करो नए इक्विलिब्रियम पे। वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स रेट, इफ यू नोटिस, ये थोड़ा सा यहां से इस पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो यहां मैं इसको P2 को हाईलाइट कर लेता हूं।
Who bears more burden of the tax rate from P1 to P2? कंज्यूमर के लिए प्राइस ज्यादा से चेंज हुई है, so that is your consumer burden. यहां से लेके यहां तक बहुत सारा कंज्यूमर को देना पड़ा। इसमें से प्रोड्यूसर के हिस्से में क्या आया? छोटा सा एक ब्लॉक कंज्यूम प्रोड्यूसर के हिस्से में आया। इन इलास्टिक से ही पता लग जाता है कि प्रोडक्ट इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक का मतलब कि प्रोडक्ट थोड़ा नेसेसिटी साइड के ऊपर ज्यादा है, तो ऑब्वियस की बात है प्रोड्यूसर समझदार है, कंज्यूमर के ऊपर फौरन से प्रोड्यूस बर्डन को पुश करेगा। बाकी क्या हुआ? वही छोटे छोटे से हिस्से। कंज्यूमर सरप्लस बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर टैक्सेस, कंज्यूमर सरप्लस 1 2 3, प्रोड्यूसर सरप्लस 4 5 6। इलास्टिक सप्लाई है तो प्रोड्यूसर बर्डन कम है, प्रोड्यूसर सरप्लस कम है। इन इलास्टिक डिमांड है तो बहुत ज्यादा कंज्यूमर के पास सरप्लस आ रहा है। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही है। नेसेसिटी के अंदर जैसा भी मैं सरप्लस पढ़ा रहा था पीडी के केस के अंदर, एंड आई शोड कितना बड़ा होता है उसके अंदर। सो डेड वेट लॉस, थोड़ा सा डेड वेट लॉस है, क्वांटिटी में बहुत कम करेक्शन आई है क्योंकि इन इलास्टिक गुड था तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आया है। प्रोड्यूसर के सरप्लस को देखो तो प्रोड्यूसर के सरप्लस के अंदर जो है रिडक्शन तो आई है, लेकिन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, अभी हमने पीछे किया कि इलास्टिक के अंदर जो है स्मॉलर चेंज आता है, इन इलास्टिक के केस में ज्यादा बड़ा चेंज आता है इन द सरप्लसेस। तो दैट्स हाउ यू गोना टॉक अबाउट देम। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन के अंदर जो केस बनता है वो आइडिया होता है फॉर अ 12 मार्कर ऐसे कि कंज्यूमर पे बर्डन ज्यादा आएगा कि प्रोड्यूसर पे बर्डन आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। दिस इज हाउ यू डील विद इट इवैल्यूएशन के अंदर। दैट्स हाउ यू टॉक अबाउट इट। ठीक है। फिर सब्सिडी की बात आती है। अगेन सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर। इसका आउटकम क्या होता है? इट लोअर्स द प्राइस, इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी, राइट। बट बात यह है कि जब आपको सब्सिडी मिलती है तो वो फायदा किसको पहुंचाती है? क्या वो कंज्यूमर को फायदा पहुंचाती है या वो प्रोड्यूसर को फायदा पहुंचाती है? तो वो फायदा पहुंचा किसको रही है? तो सब्सिडी के जो डायग्राम बनता है, सीआई की बुक्स के अंदर थोड़ी बहुत जगहों पे गड़बड़ की है इन्होंने इसके डायग्राम के अंदर, तो आई वुड रेकमेंड वहां से ना करो, बस वहां गड़बड़ है। ठीक है। अगेन वही प्रिंसिपल जो सप्लाई के अंदर किया, ओरिजिनल सप्लाई कर्व के साथ आप कंपैरिजन करोगे, स्टेप्स एग्जैक्टली वो ही है। पहले एक मैं बेसिक वाला कराता हूँ, ये जब हमने एग्जाम में दिया था तुम लोगों को टेस्ट वगैरह में, तो काफी सही जबरदस्त ब्लंडर मारा था, हार्डली बच्चों ने ठीक किया था इसको। although we've done enough lectures and there are enough recordings, right? So इसमें क्या हुआ है? इसके केस के अंदर हम कहते हैं कि जी सब्सिडीज मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है तो सप्लाई कर्व राइट पे जाता है। जब सप्लाई कर्व राइट पे जाता है तो नया इक्विलिब्रियम है। व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव, लोअर प्राइस मोर क्वांटिटी, वी अचीव्ड इट। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन इट। द मोर इलास्टिक इट इज, demand curve, the bigger the quantity change, in elastic में कम quantity change, but this is what we have right now। ठीक है जी। अब क्या करें? वर्टिकल डिस्टेंस सब्सिडी मेजर करता है। वर्टिकल डिस्टेंस नए इक्विलिब्रियम के ऊपर, वर्टिकल डिस्टेंस इज हियर। यहां टैक्सेस से कंपेयर करो, स्टेप्स एग्जैक्टली वही थे। नए इक्विलिब्रियम पे वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ भी नए इक्विलिब्रियम पे वर्टिकल डिस्टेंस, उधर नीचे बन रहा था इधर ऊपर बन रहा है, मेक्स नो डिफरेंस, आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम। उसकी बेसिस के ऊपर मैं दूसरा P2 मार्क कर लेता हूँ। ये सब्सिडी रेट है। गवर्नमेंट ने कितनी टोटल सब्सिडी दी है पर यूनिट? P1 इंटू P2।
टोटल कितना क्वांटिटी बिक रहा है, Q1 के ऊपर सेलिंग हो रही है, तो ये सारा सब्सिडी हो जाता है। कौन सा एरिया, लेट मी हाईलाइट, ये सारा के सारा सब्सिडी रिप्रेजेंट कर रहा है। द वर्टिकल डिस्टेंस इनटू क्वांटिटी, इतनी सारी सब्सिडी मिली है। अब इस सब्सिडी किसको कितना फायदा हुआ, ना दैट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। उसको हम हाईलाइट करते हैं, एरिया 1 2 3 4 डाल देते हैं इधर, 5 कर लेते हैं, 6 इन इट एंड 7। ये मैंने एरियाज हाईलाइट कर लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज एरियाज फॉर अ सेकंड। ओरिजिनल कंज्यूमर क्या है? वेल, ओरिजिनल ये वाला पॉइंट है, राइट हियर, पीओ इनटू क्यूओ। ये मार्केट प्राइस है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। Area below the demand curve, above the market price, consumer surplus. Original consumer surplus is 1 plus 2. Producer surplus is area below the price, above the supply curve, 5 and 7. अब आपको सब्सिडी मिल जाती है, राइट? अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर अवॉइड कलर पेंसिल्स और एवरीथिंग, यू गोना एंड अप वेस्टिंग टाइम। ठीक है, नंबर्स के साथ वर्क करो, 1 2 3 4, ये सही है। ये 4 5 डायग्राम्स हैं, जिसके अंदर एक पीपीसी वाला था, एक टैक्सेस वाला है, एक ये है, अभी एक मिनिमम और मैक्सिमम का आएगा जिनमें ये नंबर्स यूज होंगे। और ये भी तुमने कब करना है, जब तुम्हारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस मांग रहा हो, टैक्सेस, सब्सिडी, मिनिमम मैक्सिमम के अंदर। दैट्स व्हेन यू हैव टू डू दिस वन, अदरवाइज यू डोंट इवन नीड टू डू दिस वन। ओके, अब बात यह है कि कंज्यूमर सरप्लस, यूर सेइंग एरिया 1 and 2, प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया 5 and 7। अब आपको सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडी से सप्लाई का राइट पे जाता है, कंज्यूमर के लिए प्राइसेस गिर जाती है। तो नाउ द कंज्यूमर सरप्लस हैज बिकम कौन सा, एरिया बिलो द डिमांड कर्व, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस दैट दे आर पेइंग। ये सारा कंज्यूमर सरप्लस में चला गया, क्योंकि वो तो P1 की प्राइस दे रहे हैं, सप्लाई तो राइट पे शिफ्ट हुआ, मार्केट में प्राइसेस गिर गई हैं। सो फॉर देम द कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया 1 plus 2 plus 5 plus 6। इसमें से 5 और 6 जो है गवर्नमेंट की वजह से आपको मिल गया, द बेनेवोलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड। फिर प्रोड्यूसर को क्या मिला? नॉर्मल लॉजिक तो कहती है, अब नाउ दिस इज व्हाट किड्स डिड इन एग्जामिनेशन। उन्होंने नया सप्लाई कर्व लिया, अबव द सप्लाई कर्व, बिलो द प्राइस, यहाँ एक दो और रैंकिंग की, और फिर बोल दिया 7 8 9। नहीं, सब्सिडी मिलने के बाद देखो, प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द डे, अगर प्रोड्यूसर से बोलो कि विदाउट सब्सिडी आप कितना बनाएंगे, कितने में बेचेंगे, तो वो कहेंगे Q1 की क्वांटिटी विदाउट सब्सिडी P2 की प्राइस से कम पे हम बेच ही नहीं सकते। विलिंगनेस एंड एबिलिटी कह रहा है Q1 की क्वांटिटी हम बना सकते हैं ओरिजिनली P2 की प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। अब आपने Q1 की क्वांटिटी बना दी, P2 की प्राइस इज व्हाट यू वांटेड। सब्सिडी के थ्रू, इवन दो मार्केट के अंदर तो P1 पे बिक रहा है, लेकिन सब्सिडी के थ्रू तुमको P2 की प्राइस तो मिल गई। तो आप ये कह रहे हैं कि द प्रोड्यूसर सरप्लस इज बेसिकली, producer surplus is area above the supply curve and below the price that they're getting through subsidy or whatever, but they're getting it, उनको मिल रहा है ये। तो एरिया, सॉरी द कलर में ये गड़बड़ होती है, 2 3 5 and 7, area above the supply curve and below the price that they're getting, सब्सिडी के थ्रू मिल रही है बट मिल तो रही है। तो ये एरिया 2 और 3 जो है वो सब्सिडी के थ्रू इनको मिल गई, 5 और 6 जो है सब्सिडी का वो इनको मिल गया, और एरिया 4 जो है वो ना कंज्यूमर को गया ना प्रोड्यूसर को गया, बिला वजह डेड वेट लॉस क्रिएट हो गया उससे। दिस इज हाउ दिस डायग्राम इज डन।
अब इसके अंदर तुम इलास्टिसिटीज को चेंज कर लो या जो भी करो, द आइडिया इज इन इलास्टिक डिमांड बनाओगे, इन इलास्टिक डिमांड का अगर तुमने बनाया, इस तरह से इसको स्टीप कर दोगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये एरिया 5 और 6 ऑफ सब्सिडी जो है ना, वो कंज्यूमर को लोअर प्राइस में ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और अगर डिमांड का इलास्टिक कर दोगे और सप्लाई को इनइलास्टिक कर दोगे, जैसे मैंने एग्रीकल्चर में होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, एरिया 2 और 3 जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो इस तरीके से इट विल वर्क। तो सिंस अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग कि ये दोबारा समझा दें, एक दफा मैं तुमको थोड़ा डिफरेंट इलास्टिटीज के साथ समझा देता हूँ। लेट्स से एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर में यूजली तो सप्लाई भी इनइलास्टिक होता है, लेकिन चलो इस तरह से करते हैं, कोई नेसेसिटी की बात करते हैं। द डिमांड कर्व दैट यू हैव इज इनइलास्टिक। स्टॉप, थोड़ा सा स्टीपिश कर दिया हमने। सप्लाई कर्व फॉर जिस आर्ग्यूमेंट से एक यूनिटरी बना रहा हूं, किसी को पता लगा मैंने इसको यूनिटरी क्यों बोला? वैसे तो हम नॉर्मली इसको नॉर्मल बोलते हैं, बट बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये यूनिटरी का है। राइट हियर दिस गिव्स अवे सप्लाई का, देख लेना प्लीज जाके लेक्चर्स में। अब हुआ ये कि सब्सिडी मिलती है आपको, सब्सिडी मिलती है, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। अब क्योंकि देखो डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, तो ज्यादा क्वांटिटी में तो चेंज नहीं आया, लेकिन प्राइस में बहुत अच्छा सा ड्रॉप आया। इनइलास्टिक है ना, नेसेसिटी है, P1, बिग ड्रॉप इन द प्राइस, दैट्स ग्रेट। आई नो कि ये कंज्यूमर को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस सब्सिडी रेट होता है, जैसे टैक्स रेट होता है उसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ सब्सिडी रेट है। यहाँ फिर मैं ये फ्लैट लेके जाता हूँ और ये मेरी P2 की मार्किंग हो जाती है। यहां से लेके यहां तक ये सब्सिडी पर यूनिट है। ओके, कंज्यूमर सरप्लस आई इग्नोर, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस की अगर मैं बात करूं, बल्कि इनफैक्ट लेट मी जस्ट मेक इट वन टाइम, इन इलास्टिक में अभी हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि देखो कितना सारा कंज्यूमर सरप्लस क्रिएट होता है। कंज्यूमर सरप्लस इन इलास्टिक में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस कम हुई, तो सरप्लस में इजाफा भी हो गया, और इन इलास्टिक में इजाफा भी ज्यादा होता है इलास्टिक के कंपैरेटिवली, वो भी मैंने प्रूव कराया था। तो ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है। अब नया, पहले क्या हो रहा था, पहले ये कंज्यूमर सरप्लस था, कहाँ तक, पीओ तक मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया आई गेस, या आई वाज सपोज टू मेक इट टिल हियर, यहाँ से लेके आई थिंक वो शिफ्ट हो गया होगा। ये कंज्यूमर सरप्लस था ओरिजिनली, और ये प्रोड्यूसर सरप्लस था ओरिजिनली। above the supply, below the price, their charge। अब जब चेंजेस आई तो कंज्यूमर सरप्लस मैं बता चुका हूं, प्रोड्यूसर ये वाला था, राइट, ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर हुआ ये, Q1 की क्वांटिटी मार्केट में प्रोड्यूसर बना के बेच रहा है P1 की प्राइस पे। दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी अगर नहीं होती तो वही Q1 की क्वांटिटी प्रोड्यूसर कहता मैं तो नहीं बेचता P2 से कम पे। दैट्स व्हाट द ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज सेइंग, विदाउट सब्सिडी। और क्या होता, मार्केट में सरप्लस होती है, और सरप्लस की वजह से प्राइसेस नीचे आ जाती है, और मार्केट वापस यहीं क्लियर हो जाती है, और Q1 पे नहीं बिकता कुछ भी। Q1 बनाता ही नहीं तो बिकता कैसे? ओके, अब हुआ होगा ये कि प्रोड्यूसर Q1 क्वांटिटी बनाएगा, क्योंकि उसको, प्रोड्यूसर को पर यूनिट इतना सब्सिडी के थ्रू मिल रहा है, दे आर गेटिंग द प्राइस दे वांट, P2 की प्राइस, ठीक है, सब्सिडी के थ्रू मिल रही है बट दे आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है छोटा सा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर का सरप्लस फ्रॉम द सब्सिडी जो एड ऑन मिला है। क्योंकि ये एक इनइलास्टिक गुड है, तो कंज्यूमर के पास ज्यादा एडवांटेज जा रहा है
एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के पास सरप्लस एरिया ज्यादा गया है और प्रोड्यूसर के पास कम एरिया जा रहा है। इसी तरह से गुड को अगर तुम इलास्टिक कर दो, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है कंज्यूमर के पास कम सरप्लस जाएगा और प्रोड्यूसर के पास सरप्लस ज्यादा चला जाएगा, और द टोटल सब्सिडी। यहाँ जो सब्सिडी है ये टोटल एरिया। प्लीज ये गलती नहीं करना इसके अंदर, आई हैव एम्फसाइज्ड इनफ कि ये कैसे डायग्राम बनेगा। देयर आर लेक्चर्स ऑन द ड्राइव स्पेसिफिकली ऑन दीज नंबर्स के साथ, और ये हमने कैसे किया है एग्जैक्टली जो मैं अभी करा रहा हूँ एग्जैक्टली वही उन लेक्चर्स के अंदर भी है। यू कैन गो एंड यू कैन टेक अ लुक एट दोस। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब्सिडीज और इसके इंसिडेंसेस हैं। इनइलास्टिसिटी के साथ अगर तुम एक्सप्लेन करोगे तो दैट विल बी वर्थ अनदर 3 मार्क्स इन योर 12 मार्कर ऐसे। बाकी अगर तुम बेसिक इंसिडेंस और इसकी बात करते हो तो वो तुम्हारा बेसिक 8 मार्कर या 12 मार्क के 8 मार्क के हिस्से के अंदर इट विल बी वर्थ दैट मच। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, मिनिमम और मैक्सिमम को भी इसी लाइट के अंदर देख लेते हैं, फिर एक आखिरी बफर स्टॉक देख लेंगे। ओके, आ जाइए। मिनिमम और मैक्सिमम, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव में तुम्हें फर्क आना चाहिए। इस साल आई वुड, अगर इसमें बात की जाए तो बिल्कुल बनता है इसके ऊपर क्वेश्चन कोई मिनिमम या मैक्सिमम के रिलेटेड। आइडिया, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम इन टर्म्स ऑफ द डायग्राम्स। ये तुम्हारा, मैं इस वक्त मैक्सिमम का डायग्राम कर रहा हूं, फिर बाकी तुम इलास्टिसिटीज खुद फिगर आउट करोगे थोड़ा सा। सप्लाई डिमांड, आई हैव डेल्ट विद सम एसेज ऑन दिस टॉपिक। मिनिमम मैक्सिमम के जो बेसिक्स हैं, जो तुम्हारे बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के मार्क्स उठाने वाले हैं, दैट मच आई हैव ऑलरेडी डन इन द एसेज ऑन द ड्राइव। प्लीज उनको पक्के करो। बात यह है कि मैक्सिमम अगर इफेक्टिव कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, आई थिंक इट्स क्वाइट विजिबल। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इफेक्टिव मैक्सिमम लगाते हैं, बिलो इक्विलिब्रियम लगेगा, ये लगा दिया हमने पी मैक्स। ठीक है, आई कॉल इट पीएम या पी मैक्स, इट्स अप टू यू। प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकती, इलीगल है। रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट विल बी क्वांटिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट इट। हमने इसके डिस्कशन में बात की है कि ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है। ऐसे सिनेरियो के अंदर what's going to happen is that producer is going to lose out। पहले प्रोड्यूसर पीओ इंटू क्यूओ का रेवेन्यू कमा रहा था, अब सिर्फ पीएम इंटू क्यू वन। अगर इफ ही इज नॉट चीटिंग तो अब वो सिर्फ इतना रेवेन्यू कमाएगा। कंज्यूमर को क्या हुआ? कंज्यूमर का सरप्लस ये था, राइट, बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस। अब कितना है कंज्यूमर का सरप्लस? वेल, क्योंकि क्वांटिटी इतनी सी मिल रही है, राइट, तो अब क्वांटिटी कम मिल रही है, तो कंज्यूमर का जो सरप्लस अब बनेगा वो ये एरिया बनेगा, और प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो क्या है? वो ये है। क्लियरली इफ यू कंपेयर, लेट मी डू नंबर्स। मैं यहाँ पे एक ब्रेक डाउन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। कंज्यूमर सरप्लस ओरिजिनल क्या था? 1 2 3। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? 4 5 6। अगर आप मैक्सिमम प्राइस लगाते हैं एंड एवरीथिंग वर्क्स, तो फिर क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। जिनको मिल गया प्रोडक्ट वो तो खुश है, क्योंकि उनको जो पहले ओरिजिनली एरिया 1 और 2 मिल रहा था, अब एरिया 4 भी उनके पास आ गया है। Q1 पे क्वांटिटी में क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं? क्योंकि पी मैक्स के ऊपर सप्लाई ही इतनी है, इससे ज्यादा सप्लाई है ही नहीं। तो इट्स अ मस्ट व्हेन यू आर डूइंग पी मैक्सिमम का क्वेश्चन, some consumers benefit
while some consumers are worse off. जो ये shortage experience करेंगे, these people are worse off. Those who are able to get the product, originally उनका surplus 1 or 2 था, अब 3, 4 sorry area भी उनके पास add हो गया. Producer surplus goes from 4, 5, 6 to just area 6. Producers are unhappy, which drives them to cheat. If there is no proper supervision, they know Q1 can be sold at P1 की price. If they do this black market scenario, तो फिर consumer surplus drops down to 1 and producer surplus goes up to 2, 4 and 6. क्योंकि क्या होगा, वो बोलेंगे Q1 की क्वांटिटी में P max पे क्यों बेचूं, मैं किसी जानने वाले को पॉलिटिकल कोई किसी फेवर के बदले में इस हाई प्राइस के ऊपर विच दे आर विलिंग टू पे इस प्राइस पे बेचूंगा, 2, 4 और 6 में अपने पास ले जाऊंगा. अगेन एरिया 3 और 5 क्योंकि जो बन ही नहीं रहा तो वो डेड वेट लॉस का हिस्सा बन जाएगा. So this is what's going to happen in case of P maximum. ठीक है, ये तुम्हारा वही डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया है. इसका स्टैंडर्ड आंसर्स हैं तुम्हारे, प्लीज वर्क करो. अब थोड़ा सा इसको अगर मैं इन इलास्टिक कर दूं तो क्या होगा, ये शॉर्टेज कम हो जाएगी, राइट? अगर इन इलास्टिक सप्लाई होगा और इन इलास्टिक डिमांड होगा तो ये शॉर्टेज हो जाएगा. पी मैक्स को अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ वक्त के साथ ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप बढ़ाओगे तो उससे ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सरप्लस थोड़ा बहुत बेहतर तो हो ही जाएगा अगर महंगाई होती है तो. खैर, ब्लैक मार्केट इवैल्यूएशन में तुम डिस्कस कर सकते हो. ब्लैक मार्केट को तो वैसे तुमने अपने 8 मार्क के आंसर के अंदर ही तुमको डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हो तो अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इज गोना बी लाइक पी मैक्स लगता, पी मैक्स होता क्या है, पी मैक्स लगाते क्यों हो, पी मैक्स जब लगाते हो तो हाउ डज इट वर्क, ठीक है, एंड देन पी मैक्स के डिसएडवांटेज. अब से 12 मार्क के ऐसे के अंदर ये सब चीजें 8 मार्क की हैं. फिर ऑब्वियसली कंसिडर का जो पार्ट होगा दैट वुड बी डीलिंग विद मे बी कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो फिर क्या होगा, या अगर गुड इनइलास्टिक है तो क्या होगा पी मैक्स का. तो अलोंग दोज लाइन फिर उसकी कंसिडर पे डिपेंड करता है कि तुमने किस तरह से उसको, क्योंकि कंसिडर के क्वेश्चन में यूजुअली इट इज कंसिडर वेदर दिस विल ऑलवेज डू समथिंग समथिंग, राइट? तो इसके अंदर ये कह सकते हैं वो कंसिडर वेदर द कंज्यूमर विल ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ पी मैक्स. तो ऊपर तुमने एडवांटेज में बताया होगा ना कि पी मैक्स क्यों लगाते हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए, राइट? यूजुअली ये वॉर रिलेटेड चीजों के बाद लगती है ताकि लोगों के पास पैसे ना हो तो वो अफोर्ड कर सके. मेनली फूड एसेंशियल आइटम्स के अंदर लगती है, अगेन अफोर्डेबिलिटी के कंसिडरेशन को लेके. तो पी मैक्स इज मोर अबाउट दैट. आई होप दैट क्लैरिफाइज द आंसर. कल फिर बाकी ऐसे के अंदर आई विल टेक अ लुक एट लिटिल मोर इन डिटेल. पी मिनिमम की जहां तक बात आती है, पी मिनिमम इफेक्टिव जो है वो अबव इक्विलिब्रियम होता है. उसके अंदर अब यहाँ पे और मैं बफर स्टॉक जो नेक्स्ट चीज है उसके अंदर जब जाऊंगा तो फिर जरा देखना इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपने रिकमेंड किया जी पी मिनिमम लगाई जाए. पी मिनिमम क्या होती है, पी मिनिमम इज कि इससे कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते. दिस इज द लोएस्ट यूर चार्जिंग. यू कांट चार्ज एनीथिंग लेस देन दिस. So obviously what it does is that it reduces the quantity demanded at such a high price while it encourages producers to make more. क्योंकि P minimum की प्राइस के ऊपर quantity supplied is more than quantity demanded. And the one thing that I would like to mention over here, and that will carry on to the next part of our discussion, कि भाई please P minimum or price support is two different things. What do I mean by that? What I mean is कि
अगर हम कहते हैं कि पी मिनिमम आपने लगा दी, इससे कम पे प्रोड्यूसर बेच नहीं सकता, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो जो कंज्यूमर की डिमांड है इस क्वांटिटी के ऊपर वो बेच देगा। कंज्यूमर सरप्लस को क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस जो ओरिजिनली कंज्यूमर सरप्लस जो ये सारा एरिया था, वन सेकेंड, कंज्यूमर सरप्लस जो ये था पहले, अब उसमें रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि जब प्राइस ही ऊपर चली गई है तो अब कंज्यूमर सरप्लस इतना सा बचा। तो डीमेरिट गुड्स में तो अच्छा है ये पी मिनिमम लगाना, इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर सरप्लस हैज बीन ड्रॉप। एक्सेलेंट। प्रोड्यूसर को क्या हुआ? वेल, प्रोड्यूसर का जो ओरिजिनली सरप्लस था 4 और 5, अब क्या होता है कि मिनिमम प्राइस लगने की वजह से जब प्राइस ऊपर जाती है और कंज्यूमर कम खरीदता है, तो अब प्रोड्यूसर सरप्लस ये एरिया होता है, इसमें प्रोड्यूसर को तो फायदा हो गया है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने एरिया 5 गिव अप किया और एरिया 2 मिल गया, तो दे आर हैप्पी, कंज्यूमर्स आर अनहैप्पी। एरिया 3 and 5 इज डेड वेट लॉस, राइट? एरिया 3 and 5 डेड वेट लॉस में चला जाता है। तो अब व्हाट अबाउट ऑल दिस क्वांटिटी इन हैंड? ये तो एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा हुआ। नाउ समटाइम्स व्हाट किड्स डू इज दे ट्रीट दिस कि ये तो गवर्नमेंट खरीदेगी। ओ भाई, मिनिमम प्राइस लगा है, मिनिमम प्राइस इज नॉट अ गारंटी दैट गवर्नमेंट इज गोना बाय। एक्सपोर्ट भी इज नॉट अ गारंटी, बिकॉज इट डिपेंड्स के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं, फिर आप एक्सपोर्ट करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पी मिनिमम लगा है। नाउ व्हेन वी से प्रोड्यूसर क्या कर सकता है ये एक्सेस के साथ, तो वी सजेस्ट कि हाँ जी, प्रोड्यूसर इसको एक्सपोर्ट कर सकता है, इसको स्टोर कर सकता है। ऑल ऑफ दैट द प्रोड्यूसर कैन डू, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एनी प्रोमिसेस टू बाय दिस। अगर ये प्राइस सपोर्ट होता तो ये फिर मिनिमम प्राइस नहीं होता, बाय द वे। ठीक है? तो वो थोड़ी सी वहां पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो आपने उसका ख्याल करना है। अब जहां तक बफर स्टॉक है, आई थिंक अभी रिसेंट का एक क्वेश्चन भी आया है बफर स्टॉक, कल मैं उससे डील करूंगा वैसे, बट आई वुड लाइक टू गो इनटू बफर स्टॉक एंड हैव अ डिस्कशन, बिकॉज देखो बुक्स के अंदर जो है ना, बफर स्टॉक स्कीम के ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया है, एक भी नहीं है, 2-3 पैराग्राफ दे दिए हैं। ये बफर स्टॉक होता क्या है? तो हम कह रहे हैं, बुक में क्या कह रही है कि भाई एग्रीकल्चर मार्केट्स जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आई एग्री। तो बफर स्टॉक स्कीम इज डिजाइन टू स्मूथ प्राइसेस and falls by buying and selling stock of product depending on market condition, मीनिंग कि अगर मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो गवर्नमेंट आके बफर स्टॉक से उस सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक में एक्सेस सप्लाई रख लेगी और प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। ठीक है? यहाँ ये लोग कह रहे हैं बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई हैव नेवर रेड दिस, मैं अपने हिसाब से फिर बताता हूँ तुमको। अ बफर स्टॉक स्कीम स्टार्ट्स बाय सेटिंग अ मिनिमम प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, say potatoes. If the market price looks like going below this minimum, the buffer stock scheme will buy. Okay, okay, सही है। Okay, this is what they're doing. For those of you जिसको इशू है मेरिट, ये सॉरी बफर स्टॉक के अंदर, मैंने कुछ मल्टीपल केसेस कराए बफर स्टॉक के अंदर, राइट? मेरी नजर में तो तुमको सारे आने चाहिए, ऐसे के लिए मे बी नॉट, लेकिन जनरली तो तुमको सारे आने चाहिए। आई डील विथ 3-4 टाइप्स। बल्कि एक प्राइस सपोर्ट भी मुझे कराना था, प्राइस सपोर्ट भी मैंने कराना है तुम्हारे को। नॉर्मली हम कहते हैं, और उस अगेन क्वेश्चन के हिसाब से, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके गुड्स होते हैं एग्रीकल्चर के, तो उसकी डिमांड इनएलास्टिक होती है और सप्लाई भी काफी इनएलास्टिक ही होती है।
तो बफर स्टॉक स्कीम का क्या प्रोसेस क्या है? बफर स्टॉक स्कीम होती है कि आप चाहते हो कि किसी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस को स्टेबलाइज करो या फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करो। व्हाट देयर सेइंग इज कि सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब पी मिनिमम लगा दिया है, दैट दिस इज द मिनिमम एट विच दिल सेल। ठीक है, ये प्राइस है। व्हाट वी अंडरस्टैंड इन दिस केस इज बेसिक बफर स्टॉक के केस के अंदर कि अगर सप्लाई में इंक्रीज आएगा, सॉरी, अगर सप्लाई में इंक्रीज आएगा तो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट इज कि अगर ये मिनिमम प्राइस नहीं लगी हुई हो या ये प्राइस होल्डिंग की पोजीशन ना हो, तो मार्केट में प्राइस बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स का जो है बहुत नुकसान हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पीओ इंटू क्यू हो एज कंपेयर टू पी वन इंटू क्यू वन। इफ यू नोटिस दिस, तो रेवेन्यू में ड्रॉप आ रहा है। द लॉस इज मोर, द गेन इज लिटिल। ठीक है, तो ये तो बुराई आ जाएगी उनके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्राइस को वापस ऊपर लेके जाने के लिए इधर पीओ के ऊपर आप मेजर करते हो कि जी इतना ज्यादा सरप्लस है, तो आपने सजेशन दिया लेट्स टेक इट टू द बफर स्टॉक, राइट? क्या हुआ? हाँ, एकदम से प्राइस इतना, देखो कंज्यूमर को तो बहुत फायदा है, इतना सरप्लस था, एकदम से इतना बड़ा सरप्लस में एड ऑन आ गया, लेकिन प्रोड्यूसर के रेवेन्यू में नुकसान आ गया, अगले सालों की प्रोडक्शन खराब हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ऑब्वियसली इस साल अच्छा नहीं कमाएंगे तो अगले साल कम प्रोड्यूस करेंगे। वी डोंट वांट दैट अनसर्टेनिटी, बिकॉज फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर फिर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी और कंज्यूमर सरप्लस में बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा, क्योंकि इन इलास्टिक गुड्स के अंदर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो ऐसे केस के अंदर फार्मर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट कंज्यूमर्स विल बी अनहैप्पी, दे विल कम टू स्ट्रीट, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गवर्नमेंट देखेगी पीओ की प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना शॉर्टेज है, तो वो मेजर करेंगे एंड दे गोना ब्रिंग फ्रॉम बफर स्टॉक। अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारा बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट था, इन अ होलसम आइडिया दिस इज हाउ दे गोना मैनेज। उस ऐसे में तुम चाहो तो ये वाला बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट चला सकते हो। ठीक है, आई पर्सनली प्रिफर कि जिस केस के अंदर, बिकॉज रिमेंबर इसके अंदर कितना स्टॉक उठाना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना मार्केट में वापस लेकर आना है, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू मेजर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड दिस स्टॉक, ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, प्रॉब्लम है। ठीक है, एक केस होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट में हेल्प की जाए। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी ठीक है फाइन, ये प्राइस और ये क्वांटिटी है, ठीक है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी सपोर्ट यू विथ पीएस, हम आपको देंगे पीएस थ्रू सब्सिडी ऑब्वियसली। तो फार्मर कहता है ठीक है पीएस, तो वी गोना मेक इट, बना लिया उन्होंने। अब बात क्या है कि मार्केट में तो सरप्लस है। अब इस केस के अंदर अगर गवर्नमेंट हैज सेड कि हम आपसे खरीद लेंगे, तो फिर गवर्नमेंट ये सारी क्वांटिटी खरीद लेगी आपसे, ये वाली। अगर ये मिनिमम भी होता और प्राइस सपोर्ट एट दिस प्राइस यू ट्राइंग टू सेल इट टू द मार्केट, अगर, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है यू नो व्हाट, वी डोंट वांट टू डील विद ऑल दिस एक्सेस, प्लीज, वी डोंट वांट टू डील विद दिस एक्सेस, व्हाट वी वांट यू टू डू इज प्रोड्यूस Q1 क्वांटिटी, वी सपोर्ट यू विद द पीएस की प्राइस, बेच लो मार्केट में Q1 की क्वांटिटी जितने में कंज्यूमर खरीदना चाहता है। तो आप देखोगे कि Q1 की क्वांटिटी कंज्यूमर
तो इस प्राइस पे खरीदना चाहता है, यू गोना सेल इट टू द कंज्यूमर P2 की प्राइस पे Q1 की क्वांटिटी एज पर देयर प्रेफरेंस। बाकी ये जो है, ये बेसिकली गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डन इन द सप्लाई का डायग्राम, बिकॉज ये सब्सिडी के थ्रू मैं तुमको एग्जैक्टली वही चीज करा रहा हूँ। सिर्फ क्या करने की जरूरत है, यहाँ सप्लाई का कर्व बना दो, तो ये वही हो गया कि वर्टिकल डिस्टेंस सब्सिडी हो गई, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग द प्राइस दे वांटेड। अब ये प्राइस सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है ना, ये बेसिकली उसके बाद जितना भी बचेगा वो फिर सब्सिडी के थ्रू आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा एक इसका ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर अगेन गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। मैं जो लास्ट डायग्राम करा रहा हूँ बफर स्टॉक का, बिफोर आई डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ इनइक्वालिटी, दिस वन डायग्राम जिसके अंदर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, ठीक है, और असल में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इस तरह से चल रही है। मार्केट के अंदर इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिकती है, पीओ इंटू क्यूओ का आपका रेवेन्यू है। नाउ दिस इज द रेवेन्यू दैट यू मेकिंग। अब व्हाट हैपेंस इज, इन केस आपका एम है कि फार्मर्स का जो रेवेन्यू है उसको स्टेबलाइज कर, फार्मर्स रेवेन्यू स्टेबलाइज कैसे कर रहे हैं? फार्मर्स का रेवेन्यू स्टेबलाइज हो सकता है जब अगर तुम रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट यूज करो पीईटी यूनिटरी का। अगर अगर तुमको यूनिटरी का शेप याद हो, तो दैट वाज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट वी यूज्ड टू मेक, ठीक है। तो व्हाट इज दैट शोइंग? वो ये दिखा रहा है कि बेसिकली अगर इस पॉइंट से मुझे गुजारना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ, ये पी डी इक्वल्स टू 1 है, यहाँ एक रेवेन्यू कमा रहे हो पॉइंट ए के ऊपर। ना इमेजिन व्हाट हैपन, इमेजिन मार्केट के अंदर बम्पर क्रॉप आ जाता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, और उसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली व्हाट वुड हैपन इज कि सप्लाई इंक्रीज और डिमांड यहाँ, तो देयर गोना बी अ मैसिव ड्रॉप इन द प्राइस एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये पीईडी का है, इसके ऊपर रेवेन्यूज आर सेम, और ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से गुजर रहा है जहां आपकी एक्चुअल डिमांड और करंट प्रोडक्शन जो है मीट कर रही है। अब अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से व्हाट हैपेंस इज प्राइस फॉल्स डाउन, क्वांटिटी इंक्रीजेस, फार्मर लूजेस रेवेन्यू। तो आपने क्या किया, आपने कहा यार इतनी प्राइस नहीं ड्रॉप होने दो। प्राइस कितनी ड्रॉप होने दो? इतनी प्राइस ड्रॉप होने दो। क्या हो रहा है इधर? इफ यू नोटिस एट दिस पॉइंट, अगर हम यहाँ पे प्राइस लेकर आ जाते हैं, लेट्स कॉल इट P1, तो क्या होगा इस केस के अंदर कि मार्केट के अंदर फार्मर्स का जो रेवेन्यू है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स खरीद लेंगे इतनी क्वांटिटी जो उनकी एक्चुअल डिमांड है, और सप्लाई जो थोड़ी सी ज्यादा हुई हुई है, ये वाला जो गैप है इधर, दिस गैप राइट हियर, जो बेसिकली एक एक्सेस सप्लाई है ऑफ द एक्चुअल डिमांड, this you're going to take to the buffer stock. This is better than you letting the price fall or you purchase the entire quantity. ओके, फार्मर का रेवेन्यू स्टेबलाइज हो गया, कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी प्राइस भी गिर गई, तो नाउ द सिचुएशन इज मच मोर इन कंट्रोल। बिकॉज व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि अगर तुम इसी प्राइस के ऊपर रहने देते और ये एक्सेस खरीद लेते, तो गवर्नमेंट के ऊपर परचेजिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता, बिकॉज दे हैड टू बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फिर ज्यादा हो जाती है और कंज्यूमर को भी फायदा नहीं होता। इस डायग्राम के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से थोड़ा गवर्नमेंट बफर स्टॉक में भी ले गई, कंज्यूमर के लिए थोड़ी प्राइस भी गिर गई, और प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू भी स्टेबलाइज हो गया। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। इफ इन केस
सप्लाई फॉल्स, तो उसमें क्या होता, नॉर्मली क्या होता, प्राइसेस शूट अप करती, कंज्यूमर का सरप्लस थोड़ा सा बचता, दैट वुड हैव बीन अ बैड थिंग। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि देखें जी, इतना सारा अगर प्राइस को वापस स्टेबलाइज करने के लिए मुझे बफर स्टॉक से इतना सारा सप्लाई लाने की जरूरत पड़ती, तो पता नहीं इतना है भी कि नहीं है, दैट वुड हैव बीन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो आपने क्या सोचा कि प्राइसेस को जो है थोड़ा सा विद इन द रेंज रखते हैं यूनिटरी कर्व की, क्योंकि अगर मैं ये प्राइस चार्ज कर लूं P2 की प्राइस, तो मेरा डिमांड यूनिटरी के ऊपर अगर आ जाए तो मेरा प्रोड्यूसर का रेवेन्यू तो सेम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर की डिमांड थोड़ी मार्केट में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, बस इतनी सी ज्यादा है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, यू कैन ब्रिंग फ्रॉम द बफर स्टॉक। इसका lecture is there in the drive. You can take a look at it, but I feel this diagram is a much better diagram to have a discussion on, because ये price stability, गवर्नमेंट की परचेजिंग और उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, प्रिडिक्शंस के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालता है, कंज्यूमर को भी फायदा है, प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू भी बैलेंस ऑफ हो जाता है। This is a much better one in my opinion. इसका लिंक चाहिए हो तो please do mention on the group and I'll share the link on the drive. ठीक, so that sort of like completes our main discussion of government interventions and all. Addressing income and wealth inequality. ठीक है? Let me just do it a little more in the lecture form. A few things that you need to understand in this कि इनकम और वेल्थ के अंदर क्या सीन होता है। इनकम हम कहते हैं, अभी हमने जो एक पीआरटी भी देखा था उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि इनकम एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड वेल्थ एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बच्चों को ये डिफरेंस आना चाहिए, वैसे तो ये एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है, बट यू नेवर नो कि ऐसे में कैसे आ सकता है। इनकम एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स एवरी मंथ आई गेट इनकम, एवरी मंथ ड्रॉप होती है, एवरी मंथ रेंट आता है, एवरी मंथ इंटरेस्ट आता है। इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट कम्स अगेन एंड अगेन ऑफ द सेम अमाउंट। वेल्थ इज अ स्टॉक, जैसे कि मैंने गोल्ड खरीद के रखा या प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मैं और मजीद गारंटी तो नहीं है कि हर महीने मैं खरीदूंगा, हर हफ्ते खरीदूंगा। अब मैंने वो खरीद लिया है, अब मेरे पास वो एक एसेट बन गया है, और वो एसेट मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट कर सकता हूँ। वो ऑब्वियसली इनकम से ही मैंने बनाया होगा प्रॉब्ली, जो वेल्थ बनाई है, बट वो वेल्थ जो है एक टाइम पीरियड के अंदर है और वो अक्यूमुलेट होके एक सर्टन एसेट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यू गेट इट, यू होल्ड इट, यू हैव इट। उसमें तुम्हारी पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर गोल्ड हो सकता है, डायमंड्स हो सकते हैं, फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं। whereas इनकम जो है वो पर एवरी मंथ आता है फॉर मे बी सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट दैट आई हैव डन, और मे बी सम प्रॉपर्टी दैट आई हैव गिवन इन, उसके बदले में रेंटल वैल्यू आ रही है। सो इनकम इज व्हाट यू अर्नड, ओके, एंड इट कुड बी अर्नड ऑन द वेल्थ दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड। जो प्रॉपर्टी है वो वेल्थ, उस प्रॉपर्टी पे जो रेंट आ रहा है वो इनकम, वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ इट वर्क। फिर उसके बाद जहां तक इक्वालिटी की बात आती है, इक्वालिटी, इन इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दैट यू नो देर इज अ प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस में गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो हमें पता है इन इक्वालिटी सेज कि देयर इज एन अनफेयरनेस in the society. It could be in terms of many things. We'll discuss that abhi in just a bit. तो खैर, क्या इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी मेजर हो सकती है? ऑफ कोर्स मेजर हो सकती है। ये आप मेजर करते हो दो आइडियाज के साथ। एक आइडिया होता है द लॉरेंज कर्व के थ्रू, और एक आइडिया होता है गिनी कोफिशिएंट। दे सॉर्ट ऑफ लाइक कनेक्टेड, गिनी इंडेक्स
कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? डू यू नीड टू एक्सप्लेन दिस? इफ द नीड बी, श्योर यू माइट नीड टू। ठीक है, लॉरेंस कर्व के अंदर क्या होता है? लॉरेंस कर्व जो है वो इनइक्वालिटी को मेजर करती है। ठीक है, उसका एक एक्सिस जो होता है, वुड यू बी रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्राम? यू माइट बी, यू नो। एक्स और वाई एक्सिस के अंदर लॉरेंस कर्व क्या दिखाता है कि देखिए जी, होता ये है कि एक तरफ आप ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इट कुड बी लेट्स से 100% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन, 75% पॉपुलेशन, 25% पॉपुलेशन, 0% पॉपुलेशन। वाई एक्सिस के ऊपर आपने ले लिया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ wealth over here, where you might have, कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट स्केल रख लें, 100%, 50%, 75% of the wealth, 25% of the wealth, इस तरीके से। ठीक है, what I know is, one thing that I know about this is 25% of the population has 25% of the income. This point represents that. This point represents 50% of the population has 50% of the country's wealth. 75% has 75%. 100% has 100%. Line बनाता हूं. This is line of equity. ठीक है, लाइन ऑफ इक्विटी क्या दिखाता है, या लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या दिखाता है? कि 25% पॉपुलेशन, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। बट जो कंट्रीज का असल में होता है वो डिफरेंट होता है। अ कंट्री which has really poor equality is gonna have a curve like this. You see, ये कर्व क्या दिखा रहा है? This is what this curve is showing. थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देता हूं. This is what this curve is showing. 25% of the population only has 25% of the population only has what? 10% of the income of the country. This is what this point is showing. 50% of the population has 20% of the wealth. Adi population has only 20%. That means Baki Adi population has 80% of the country's wealth. That's bad. 75% of the population only has 35% of the country's income. That means the 25% has, a lot. 90% of the population has round about 60% of the country's wealth. 10% of the country's wealth, 10% of the country's wealth, obviously, then is with the 10% of the population has 40% of the wealth. This shows कि कितनी बुरी concentration है. Do you need to do it like this? I'm just telling you, this is what a Lorentz curve is. So what you need to know is कि in the Lorentz curve, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, ये कर लेते हैं ऐसे, मैं इस तरफ 100% हैज, सॉरी, 100% हैज 100% ऑफ द वेल्थ। तो हम इसको ऐसे करते हैं, एरिया ए, एरिया बी। ठीक है, एरिया ए क्या शो कर रहा है कि कितनी इनइक्वालिटी है? 50% हैज 20%, ऑल्दो दे शुड हैव हैड 50%, सो सच अ बिग इनइक्वालिटी। एरिया ए रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी। एरिया ए एंड बी शोज द टोटल इक्वालिटी। तो गिनी इंडेक्स कैसे निकालते हो? देयर इज अ फॉर्मूला टू गिनी इंडेक्स। इनइक्वालिटी का जो एरिया है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी एक तरीके का आप रेशो निकाल रहे हो कि इनइक्वालिटी ऑफ द टोटल एरिया। The bigger the A,
The greater the value, the greater the coefficient. Bigger this, bigger A leads to bigger coefficient, means more inequality. अगर A छोटा हो, so a good country which is good to its people and income is being distributed nicely, so they will be closer to the line. So their A dash is going to be somewhat like this. So they're going to have a smaller value. So मैंने तुमको Gini index coefficient समझा दिया कि if you have a bigger A, you get a bigger coefficient. That means you have more inequality. Understood? That's how this works. दोनों है, इनकम लिख लो, वेल्थ लिख लो, इट वर्क्स बोथ, इनकम और वेल्थ दोनों के लिए गिनी कोफिशिएंट यूज होता है. बट जस्ट रिमेंबर, गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, दैट इज आउट ऑफ 1. द क्लोजर टू 1 you are, the worse it is. The smaller the number is, the better it is. ठीक है, तो 0 is good, 0 is not possible, 0.1 is good, and 0.99 would be amazing. So Gini index or Lorentz curve sort of like goes together. They're sort of like linked. फिर डेटा के अंदर फिर वो बहुत सारी इस तरह की वैल्यूज वगैरह निकालते हैं और कंट्रीज के बारे में दे हैव अ डिस्कशन ऑन इट. ठीक है, मूविंग ऑन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टॉपिक देन. फिर देखो जी, रीजन फॉर inequality. ठीक है, what are the reasons for inequality? आप you should be able to have a discussion on that. There could be various reasons, right? तुम्हारे ऐसे में आ सकता है, जो मैं अभी मैं ऐसे दिखाऊंगा उसके अंदर reasons की जब हम बात करते हैं, तो reasons के अंदर there could be various reasons. So you're asking Gini index out of 100 हो सकता है, बिल्कुल out of 100 भी ratios हो सकते हैं. But yeah, so out of 100 भी हो सकते हैं. Not to worry, as long as you understand the bigger the number, the worse it is. And the smaller the number, the better it is. ठीक है जी. अब देखें जी, inequality. Inequality क्या होती है? When people feel that there is a lack of fairness. ठीक है, वो किस किस वजह से हो सकती है? इनइक्वालिटी आपके मुल्क में हो सकती है बिकॉज ऑफ स्किल वर्सेस अनस्किल्ड. हो सकती है ना. कुछ लोगों के पास बेहतर एक्सेस है टू एजुकेशन, दे आर स्किलफुल, तो उनको आप ज़्यादा पैसे देते हो, दे अर्न मोर. और जो लोग अनस्किल्ड रह जाते हैं, दे हैव लेसर अपॉर्चुनिटी, दे अर्न लेस. हो सकता है. और क्या रीजंस हो सकते हैं? वेल, अगर आपके मुल्क के अंदर देयर इज लो रेट ऑफ सेविंग, गरीब मुल्कों के अंदर सेविंग्स लेवल्स कम होते हैं. जब सेविंग्स लेवल कम होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम होती हैं. इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं तो प्रोडक्टिविटी गिरती है, प्रोडक्टिविटी गिरती है तो इनकम गिरती है. इट्स पार्ट ऑफ पॉवर्टी साइकिल, इसको हम पॉवर्टी साइकिल कहते हैं. तो सर्टेन कंट्रीज के अंदर ये इशू होता है. सर्टेन कंट्रीज के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है. मेल और फीमेल के अंदर इट कैन बी सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कल्चरल इफेक्ट्स हो सकते हैं. कंट्रीज के अंदर बिल्कुल हो सकता है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है. आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर नॉट गुड, सो अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा अर्निंग्स हो रही हैं, और रूरल एरियाज के अंदर कम काम हो रहा है, कम वो हो रही हैं. राइट. फिर उसमें और भी रीजंस हो सकते हैं. लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. इंडिया में बहुत हो रहा है माइक्रो फाइनेंसिंग, हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग कम है. ठीक है. रूरल और अर्बन के अंदर यस, यू कैन हैव अ डिस्कशन दैट बहुत कम अर्बन एरियाज हों और बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज हों तो प्रॉब्लम होगी. स्टोरेज ऑफ वेल्थ
as wealth is used to make income that is investment, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर haves will have more और have nots will have less, तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी को वेल्थ के साथ, भाई देखो ना, हमारे यहाँ अगर मेन आर गेटिंग पेड मोर वर्सेस women आर गेटिंग पेड लेस फॉर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी से कि अगर वो अनएथिकल है या, तो उसके अंदर फिर आप कहते हो कि यू नो व्हाट, इट किल्स द इंसेंटिव, और देयर माइट बी अ prejudice happening in the economy, जिसके अंदर वन ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिस माइट फील कि हमारे साथ गलत हो रहा है। देखो, इनइक्वालिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, रीजंस फॉर इनइक्वालिटी, नॉट रीजंस फॉर इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, और फिर वो इनइक्वालिटी एज अ होल क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, राइट? तो इसके अंदर जेंडर, एग्जामिनर ने तो जेंडर को एक्सेप्ट किया है, ऑल्दो आई फील कि दूसरे जो हम रीजंस लिख रहे हैं, करप्शन इज डेफिनेटली इज देयर, करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस एंड corruption, definitely that would lead to inequality in income। जब हम कह रहे हैं inequality in income, we're saying अमीर और गरीब के बीच में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो these would be your reasons, you should be able to explain your reasons, और फिर हम इसकी ऑब्वियसली हम करेक्शंस के ऊपर जाते हैं। जब आप इसकी करेक्शंस का डिस्कशन करते हो कि इनइक्वालिटी कैसे कम हो सकती है, तो ऑब्वियसली देन वी डीलिंग विद पॉलिसीज, और इसकी पॉलिसीज के अंदर, टॉप पॉलिसी के अंदर मैं कहूँगा मिनिमम वेज लेजिस्लेशंस जो होती हैं, कि मिनिमम फुल टाइम वर्कर को, जो सबसे लीस्ट स्किल्ड बंदा है उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ लेबर वर्सेस वेजेस के अंदर अगर आप डिमांड और सप्लाई फॉर लेबर रखते हैं, मार्केट में ये वेज है, और आप मिनिमम वेज लगा देते हैं अबव इक्विलिब्रियम, तो इट वर्क्स लाइक दैट। मिनिमम जो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, मिनिमम प्राइस, उसको चेंज कर दो मिनिमम वेज में, तो द कॉन्सेप्ट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर इज लेस, while quantity supplied of labor is more, which might lead to unemployment। तो ये तुम्हारी मिनिमम वेज की काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर ये पॉलिसी, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट। द पॉजिटिव इज the most unskilled full-time worker in your economy will be able to afford basic food, clothes, housing, sanitation, healthcare, education. But on the other hand, it might create unemployment because producers might not be interested in hiring so many. Or say, of course, you can talk about it can lead to minimum wage, cost push inflation in the long run. Definitely, fantastic point that would be। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक रीजन कह सकते हो ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं वो आपकी फ्री, मुफ्त का जो आप पैसा देते हो, ओल्ड एज पेंशन हो सकती हैं, इसके अंदर तुम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, हाउस अलाउंस हो सकते हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स हो सकते हैं, फूड कूपन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देते हो कि हाँ जी आप काम नहीं कर रहे, यू कांट फाइंड नौकरी, बट हियर इज फूड स्टैम्प, यू कैन कम टू दैट स्टेडियम और वहां पे आके आप ये फूड स्टैम्प दे के अपना बेसिक राशन उठा सकते हो वगैरह, राइट? अगेन टू हेल्प आउट द पुअर। इसके अंदर ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज होती हैं, पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस फूड स्टैम्प्स या फिर चाइल्ड बेनिफिट्स, और इस तरह की दे कैन टेक एडवांटेज, एंड अगेन गवर्नमेंट पे बर्डन है भाई, ठीक है, और ये सारा टैक्स पेयर के पैसों से आ रहा है। Then the most important policy I feel is your discussion on the progressive taxation, progressive tax। ठीक है जी। प्रोग्रेसिव टैक्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव? द हायर इनकम यू हैव, द हायर एवरेज टैक्स रेट यू पे। I personally hate this। Why? Because the richer I get, the more percentage in tax I have to pay. That means more amount I have to pay। I don't like that। Income goes down, average tax rate percentage goes down। So the poorer I am, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप साल के 6 लाख रुपए कमाते हो, जीरो टैक्स।
लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर तुम साल के 60 लाख कमाते हो, 60 लाख रुपीज, तो आपके ऊपर 35% लगता है. If you earn somewhere near 40 lakh or something, then that rate is near 20-25% ish, right? तो वो एक्स्ट्रा जो आपने कमाया 40 लाख 45 लाख के बाद, उस एडिशनल 15 लाख के ऊपर आपको 35% लगता है. दैट्स क्रेजी. एनी हाउ, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन is or promotes equality is what we say, taxing the rich, spending on the poor. ठीक है. फिर आपके पास रिग्रेसिव होता है. रिग्रेसिव वर्क्स द ऑपोजिट वे. कल मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर रहा था, एंड आई हैव, कि कैसे रिग्रेसिव में व्हेन योर इनकम गोज अप, द एवरेज टैक्स रेट यू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इन जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो रिग्रेसिव होता है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होती है. ठीक है. तो उसी नोट के ऊपर अगर हम फर्दर बात करें, तो फिर इस केस के अंदर जो है, इफ योर इनकम गोज डाउन, जो टैक्स आप पे कर रहे हो ऑन द मिल्क और द पेट्रोल, दैट बिकम्स अ लार्जर परसेंटेज, और इससे इनइक्वालिटी होती है. हायर रिग्रेसिव टैक्स क्रिएट इनइक्वालिटी. क्योंकि प्रोग्रेसिव, यू आर आस्किंग व्हाई डू वी यूज द टर्म एटीआर when yeah, why not, why wouldn't you? क्योंकि बात जो हो रही है वो एवरेज टैक्स रेट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली व्हाई वुडंट यू. और ये एवरेज टैक्स रेट भी मैं बता देता हूँ ये कैसे निकलता है. दिस इज बेसिकली कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो इन रुपीज इन कंसिडरेशन टू द इनकम दैट यू आर अर्निंग इनटू 100. ऐसे निकलता है ये एवरेज टैक्स रेट. तो ऑफ कोर्स यूज द टर्म एवरेज टैक्स रेट, व्हाई वुडंट यू. So progressive means you're taking from the rich, spending on the poor. The richer you get, the higher tax percentage you pay, the higher monetary amount you pay, that will be spent on the poor. So इसको हम equality कहते हैं, fairness कहते हैं towards the poor. Again, against the rich, it's not, they would argue कि ये हमारे लिए तो गलत है, unfair है, we do so much, we give employment to people वगैरह वगैरह, और आप हमें ही इतना टैक्स लगा देते हो. That's not fair. Do you understand? फिर उसके बाद रिग्रेसिव जो है वो ज्यादा हर्ट करता है. एंड देन यू हैव अ थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स. इनफैक्ट अभी जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कहा है, आई वुड से दैट इंडिविजुअल इट मस्ट बी वेरी स्मार्ट. उसने कहा भाई आप एवरेज एटीआर जो है ना वो सेम लगाएं हर किसी पे, अमीर हो कि गरीब हो. गरीब 2 लाख रुपए कमाता है उस पर 10% लगाए, अमीर 20 लाख रुपए कमाता है उस पर भी 10% लगाए. अमीर का 20 लाख का 10% बहुत बड़ी अमाउंट बनेगा, और गरीब का 10% जो है वो बहुत छोटी अमाउंट पड़ेगा. यू नो, तो अमाउंट दोनों ज्यादा पे करेंगे, बट एटलीस्ट वो परसेंटेज वाइज तो बहुत ज्यादा नहीं होगा ना. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग. उसके अंदर लोग टैक्सेस इवेड नहीं करेंगे, बिकॉज रिमेंबर, when I have to pay 35% tax and when I go to my tax guy, I say बताओ कैसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन. क्योंकि मैं इतना टैक्स पे करता हूँ, आई हेट इट, तो मैं उसको बताता हूँ बताओ मुझे कोई लूप होल्स निकाल के दो, एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर दोज लूप होल्स. 10 लाख मुझे बचा के दोगे, मैं 2 लाख तुमको दूंगा, फॉर जस्ट टू सेव मी दैट अमाउंट ऑफ मनी. एंड आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस स्टफ. That's why tax lawyers do make good money at the season. तो प्रोपोर्शनल कर लो ताकि सबको फेयरनेस नजर आए. सो दिस सीम्स अ लिटिल मोर फेयर आल्सो, बट अगेन फ्रॉम द रिच पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so I have some questions. Let me clarify a few things. Let me deal with certain questions you have. Do we use the term ATR when describing both regressive and progressive? You should, क्योंकि जो आप टैक्स रेट की बात कर रहे हो वो परसेंटेज में है कि कितनी इनकम आप कमाते हो और टैक्स कितना पे करते हो. रिग्रेसिव के अंदर भी मैं पेट्रोल खरीदता हूँ, साल का मैंने इतना टैक्स पे किया पेट्रोल पे. मैं सिगरेट कंज्यूम करता हूँ, मैंने इतना टैक्स पे किया. मैं
रेस्टोरेंट्स गया, मैंने इतना टैक्स पे किया, मैंने उस सारी टैक्स की अमाउंट को अक्यूमुलेट किया और फिर मैंने अपनी इनकम के साथ कंपेयर किया और मैंने कहा देखो मैं एवरेज टैक्स रेट ये पे करता हूँ। ये रिग्रेसिव का कॉन्सेप्ट है बाय द वे। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है टोटल साल में कितना मैंने टैक्स पे किया उसको ऐड करूंगा और फिर मैं अपनी इनकम के साथ उसको कंपेयर करूंगा। दैट्स द एवरेज टैक्स रेट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, so you should use the ATR का term. So could you please explain why progressive would be creating equality and not equity? Oh, देखें जी, one of the things that we do is equality और equity को मैं mix कर रहा हूँ obviously. What I mean over here Zainab is equity. Okay? कि क्योंकि हम एक होलसम वर्ड यूज करते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जी भाई इन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस इन पे की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने इक्विटी भी घुसा दिया है। बट माइंड यू, equity and equality are two different things. I think you should know that. So since we all have had this, equity क्या है और सॉरी equity equity क्या है, ये वो अकाउंटिंग वाली equity नहीं है। और equality क्या है, फर्क है। Equality is I will give everyone 10,000 rupees. Every Pakistani gets 10,000 rupees. ठीक है, ये इक्वालिटी है। लेकिन that's not fair. I can argue that it's not fair. Why would a rich person get 10,000? वो तो वैसे ही उसके पास पैसे हैं और गरीब को तो ज्यादा मिलने चाहिए। 10,000 में उसका क्या होगा, वैसे बहुत फायदा हो जाएगा लेकिन उसको 20 मिलने चाहिए। अमीर बंदे के भी 10,000 इसको मिलने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो एक्विटी टॉक्स अबाउट फेयरनेस। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो समटाइम्स वी डू से कि वो भी इक्वालिटी है, बट दैट डिस्कशन ओनली कम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। इन दोनों के बीच के अंदर जब हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि इक्विटी इज टॉकिंग अबाउट फेयरनेस एंड इक्वालिटी इज अबाउट एवरीवन गेटिंग द सेम। एवरी पाकिस्तानी हैज द सेम राइट, दैट्स इक्वालिटी। ठीक है, every Pakistani gets 10,000 rupees extra this year because of COVID का problem. That's equality. But गरीब को थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए because they have lost incomes and all of that. So उनको ज्यादा problems हैं, उनको 50,000 दो। Fairness वो हो। I hope I've cleared my point. I can't explain it anymore. Uh, what if we do a flat rate that's proportional? I talked about proportional. Proportional के अंदर जो है अमीर 10% दे रहा है अपनी 20 लाख के ऊपर, गरीब 10% दे रहा है अपने 2 लाख रुपए के ऊपर। दोनों पे करेंगे। रिग्रेसिव दोबारा समझा दूं, रिग्रेसिव गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो तुम टैक्स पे करते हो वो रिग्रेसिव होता है। अमीर भी गुड्स खरीदता है, उसको भी पे करना पड़ता है, गरीब को भी देना पड़ता है। आप ये कह सकते हो कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप टैक्स परसेंटेज ज्यादा कर दो और नेसेसिटी पे टैक्स ना लगाओ, दैट माइट बी फेयर इन टर्म्स ऑफ रिग्रेसिव। तो ये तुम इवैल्यूएशन में डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आईफोन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, जो बेसिक स्मार्टफोन है सबसे सस्ता वाला उसके ऊपर कोई टैक्स ना लगाओ ताकि मेजोरिटी लोग अफोर्ड कर सकें। आई होप दैट मेक सेंस। सर, ट्रांसफर पेमेंट रिलेशन टू इनइक्वालिटी वापस बता दें। ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो लोगों को फ्री में पैसा मिलता है कि दे आर नॉट वर्किंग बट दे आर गेटिंग एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी ऑन द साइड। ठीक है, तो जब आपको वो पैसे मिलेंगे तो उस पैसे के साथ जो है आप गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर सकोगे। हाउसिंग अलाउंस हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो सकता है। मेरे पास ज़्यादा बच्चे हैं भाई, मेरे पास ज़्यादा बच्चे हैं तो मेरे पास जो मैं तनख्वाह कमाता हूँ दैट इज़ नॉट इनफ। तो अगर गवर्नमेंट मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देगी तो आई विल बी एबल टू रेज ऑल माई किड्स इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इक्वलिटी को इम्प्रूव करती है। इज प्रोपोर्शनल सपोर्टिंग इक्विटी और इक्वालिटी? प्रोग्रेसिव जो है इट्स मोर ऑन द इक्विटी साइड, आई वुड से। डेफिनेटली इक्विटी है, इक्वालिटी तो नहीं है।
प्रोपोर्शनल के अंदर इक्वालिटी है, एवरीबडी पेज 10%, दैट्स इक्वालिटी। अमीर हो के गरीब हो, एवरीबडी पेज 10% इक्वालिटी। तो पॉलिसीज के अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट द मिनिमम ट्रांसफर पेमेंट्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर मैंने हर पॉलिसी को इक्विटी और इक्वालिटी के साथ बता दिया। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द स्टेट प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? कि पब्लिक गुड्स तो वो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन मेरिट के अंदर जो शॉर्टफॉल होता है, गवर्नमेंट कैन कम एंड प्रोवाइड दोज फॉर चीप। तो इसेंशियल्स के अंदर आई वुड से कि इसेंशियल्स के अंदर जो है आप बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोविजनिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, तो वहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ करनी चाहिए। हमने कोविड के टाइम पे देखा मेडिसिन और वैक्सीनेशन में दे डिड इट, यू नो। और एजुकेशन के अंदर दे कैन आल्सो डू इट, बट इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड अभी इस वक्त फंडिंग के लिहाज से। तो दिस बेसिकली इज ऑन अ होलसम लेवल योर इक्विटी एंड इक्वालिटी का चैप्टर।